हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 24 चैप्टर खत्म किए हुए हैं। हमने आखिरी चैप्टर में पोस्ट चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि वो इंसिडेंट जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पैन इंडिया मूवमेंट चल रहा था, बापू ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब्रप्टली एंड किया हुआ था। हमने टाइमलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो की थी और हमारा टाइमलाइन 1920s तक आकर रुक गया था। आज के इस चैप्टर में हम उसी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे और पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो किस तरीके का स्टेलमेट था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हॉल्ट लाया हुआ था। 1920s और 1930s के बीच किस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, हम इसके बारे में जानेंगे। हम आज के इस लेसन में जानेंगे कि स्वराजिस्ट पार्टी किसकी थी और इसके कार्यकाल क्या थे, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स क्या है, और इंडिपेंडेंस मूवमेंट किस हद तक 1920s और 1930s के बीच एक्टिव था। हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेसन में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है कि पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अब्रप्टली एंड करने के बाद इन 1922 वो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान पॉलिटिक्स के हालात किस तरीके से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। Gandhiji's decision to suddenly withdraw non-cooperation movement left Congress with no other such program। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो अनप्लैंड मूवमेंट था। हालांकि हमने पिछले लेसन में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के लेसन में देखा कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से रिग्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज ब्रिटिश के एक रीज़न थे, लेकिन ये सभी जो थे वो रीज़न थे। इसमें किसी भी तरीके का प्लानिंग नहीं किया गया था कि एक पैन इंडिया बेस्ड एक मास मूवमेंट को चलाया जाए। यही तो एक रीज़न था कि 1922 जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने यह सोचा कि पीपल वर नॉट एट रेडी टू एक्सेप्ट द आइडियल्स ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह। तो बापू चाहते थे कि पहले लोगों में अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग का जो है विश्लेषण हो, उन्हें इसके बारे में सिखाया जाए और इसके बाद जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। तो पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोई भी इस तरीके का मास मूवमेंट नहीं था। तो अगर सच में बताएं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लिटरली लेफ्ट विद अ वॉइड। There was a stalemate and no concrete mass movements nor mobilization of people took place। तो ज़्यादातर मास मोबिलाइजेशन और पीपल का जो हड़ताल या पिकेटिंग वगैरह चलते थे, जब मूवमेंट्स होते थे जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरीके का कोई मास मूवमेंट जो था वो देखने के लिए नहीं मिल रहा था इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1920s एंड 1930s। The most stalwarts, either being in jail or with Bapu, were preoccupied with fighting social evils in society and fight against British was left for few time period। तो दरअसल हमने देखा पिछले लेसन में कि जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो बापू जो थे वो 5 दिन के फास्ट पर चले गए थे। उन्होंने अपने ऊपर एक पेनेंस लिया हुआ था। तो इसी कार्यकाल में जो थे बापू ने सोचा कि पहले समाज के सोशल इविल्स के साथ लड़ा जाए, बाद में ब्रिटिश के साथ लड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टालवर्ड्स उस वक्त थे, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये सभी जेल में थे। तो जितने भी लोग बापू के साथ थे वो साबरमती के आश्रम में रहते थे। तो ज़्यादातर सोशल इविल्स वगैरह उस वक्त के जो पॉवर्टी थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था या फिर कास्ट सिस्टम जो हिंदुस्तान में था, उस तरीके के सोशल इविल्स में लड़ने में वो अभी अपनी अभिरुचि रख रहे थे। तो ज़्यादातर एक स्टेलमेट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। 1919 रिफॉर्म्स, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 1919 रिफॉर्म्स जिसे हम चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। As per the provision of Government of India Act 1919, there were elections to be held in India in 1923। दरअसल ये 1919 रिफॉर्म्स ही थे जिसमें रॉलेट एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत जलियनवाला बाग का मैसेकर हुआ था। हमने पिछले लेसन में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो था एक प्रोमिनेंट प्रॉमिस की गई थी कि वो के लेजिस्लेटिव असेंबलीज चलाए जाएंगे 1923 में। लेकिन एक बात जो हमें इस टाइमलाइन में ध्यान रखनी है कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन को हाल्ट करने के बाद बापू जो थे वो ज़्यादातर ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं, सोसाइटी के सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 1923 के इलेक्शंस को लड़ा जाए, लेकिन बापू का इंटरेस्ट इसमें नहीं था। There was an impatient section of leaders in Congress whose expectations were wrapped up in the coming up elections। तो कई लोग चाहते थे कि जो उत्साह, जो उमंग जो थी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आई थी, तो वाई कांट वी जस्ट एनकैश इट, क्योंकि अगर इलेक्शंस चलेंगे तो वन साइड जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की विक्ट्री हो जाएगी। तो कई लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में जो ध्यान रखते थे, उसमें भरोसा रखते थे, वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हम जाएं, ये इलेक्शन जो 1923 में चलने वाले थे उसमें हम भाग लें।
सो दे हैड टू एंटर इनटू लेजिस्लेचर्स एंड ब्रिंग द चेंज। तो वो इंटरनली चेंज को लाना चाहते थे रादर देन एक्सटर्नली। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट या और भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चले वो एक्सटर्नल थे, यानी कि बाहर से जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक छोटा सा सेक्शन था जो चाहता था कि अंदर जाए, यानी कि लेजिस्लेचर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा बनकर अंदर से उसमें चेंज लाया जाए। इट इज़ हियर वेयर द क्लैश बिटवीन द प्रो एंड द नो चेंजर्स कम टू द फ्रंट। तो आपने देखा कि देयर वाज अ सेक्शन हु वांटेड टू चेंज, यानी कि वो अंदर जाना चाहते थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा बनकर अंदर से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मदद से वो ब्रिटिश राज को मिटाना देना चाहते थे। तो इन्हें प्रो चेंजर्स कहा जाता था, और वो जो सेक्शन जो ज़्यादातर इस तरीके के सोच में भरोसा नहीं रखने वाले थे उन्हें नो चेंजर्स कहा जाता था। तो आइए देखते हैं कि दरअसल ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का मुद्दा जो है वो कहाँ तक चलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। द प्रो चेंजर्स कंसिस्टेड ऑफ लीडर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, NC केलकर एंड CR दास एंड इवन सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑन देयर साइड। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मोतीलाल नेहरू जी की पिक्चर है। दरअसल मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनके पिताजी थे। तो ये प्रो चेंजर्स के बहुत ही स्टालवर्ड थे, यानी कि प्रो चेंजर्स के लीडरशिप में वो सबसे आगे थे। और तो कई खिलाफत के लीडर्स भी इनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन सभी की लीडरशिप ज़्यादातर जो थी वो मोतीलाल नेहरू जी और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास साहब के हाथ में थी। सुभाष चंद्र बोस भी जो थे वो प्रो चेंजर्स के ही हिस्सा बनना चाहते थे। But with no mass movements and agitations, many Congress leaders were out among poor and common people to fight against social evils who did not take interest in the participation of elections and were termed as no changers. जिस तरीके से हमने पिछले के स्लाइड्स में देखा कि बापू के साथ चंद लोग थे या फिर जो प्रो चेंजर्स के जो खिलाफ थे, यानी कि लेजिस्लेटिव या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में जो भरोसा नहीं रखने वाले थे, उन्हें नो चेंजर्स कहा जा रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी एंड पंडित नेहरू वर प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। तो मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप प्रो चेंजर्स के लिए थी, तो उनके बेटे पंडित नेहरू की लीडरशिप नो चेंजर्स में थी। गया सेशन ऑफ कांग्रेस। तो आइए देखते हैं कि गया सेशन ऑफ कांग्रेस प्रोमिनेंट क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, कई बार प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा गया है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1922 विच वॉज लेड बाई CR दास हु वॉज लीडिंग द प्रो चेंजर्स। द नो चेंजर्स लीडर्स वर C राजगोपालाचारी। तो प्रो चेंजर्स के लीडर्स हालांकि मोतीलाल नेहरू तो थे, लेकिन उनका नेतृत्व चित्तरंजन दास कर रहे थे, और नो चेंजर्स का लीडरशिप C राजगोपालाचारी यानी कि C राजा जी कर रहे थे। द आउटकम ऑफ दिस सेशन वॉज दैट वंस अगेन लीडर्स गॉट डिवाइडेड। तो आपको समझ में आई होगी बात कि गया सेशन ऑफ कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 1907 में सूरत स्प्लिट अगर प्रोमिनेंट है तो 1922 में गया सेशन भी उतना ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि दिस वाज द ईयर एंड दिस वाज द सेशन ऑफ INC वेयर द प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स गॉट डिवाइडेड। CR Das resigned from the presidency of the Congress and along with Motilal Nehru, NC Kelkar launched their own political outfit called Congress Khilafat Swaraj Party or simply the Swaraj Party। तो देखिए स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो स्वराज पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट में जो थे मोतीलाल नेहरू, NC केलकर और CR दास का बहुत बड़ा हाथ था। तो इट वॉज हैपेंड आफ्टर 1922 गया सेशन। तो कई खिलाफत के लीडर्स भी इन्हें सपोर्ट किए, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी। In the elections, they got elected in councils, and one among them, Vittal Bhai Patel, became the president at the Legislative Assembly, Central Legislative Assembly। दरअसल इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था 1923 के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जो 1919 यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो प्रॉमिस किया गया था, उस इलेक्शंस में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वो बहुत ही सक्सेसफुल थे। द फेल्ड एक्सपेरिमेंट। तो किस लिए स्वराज पार्टी को जो है या फिर पोस्ट नॉन कोऑपरेशन यानी कि 1920s 1930s के टाइम फ्रेम को एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की तरह क्यों देखा जाता है? दे कुड नॉट ब्रिंग एनी चेंज एक्सेप्ट मेकिंग अ नॉइस इन द पार्लियामेंट। हाउएवर वन वर्क वॉज नोटेबल। हम इसके बारे में आगे के स्लाइड में बात करेंगे, जो मुद्दीमान कमेटी है उसके बारे में। तो दरअसल प्रो चेंजर्स जो थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश लेजिस्लेशन का हिस्सा बनकर अंदर से जो थे वो इंडियन पॉलिटी को बदलना चाहते थे, लेकिन दे फेल्ड। सिवाय पार्लियामेंट में एक नॉइज बन के रहने के बजाय वो और कुछ नहीं कर सके।
On 5th February 1924, Gandhi was released from jail due to health problems, who favored the no changers but wanted to stop a disastrous repeat of सूरत split of 1907. तो बापू ये बेहतर जानते थे कि सूरत स्प्लिट कितना हार्मफुल था इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूनिटी को। तो इमीडिएटली जब वो जेल से रिहा हो गए तो उन्हें पता चला कि देयर वाज दिस इशू गोइंग ऑन, कि देयर वाज अ टसल बिटवीन नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स। So he wanted conciliation, and in November that year he brought the strife between no changers and Swarajists to an end. तो बापू को बिल्कुल पता था कि अगर फ्रीडम चाहिए तो it is only through unity. Both the parties signed the joint statement and declared that Swarajists would work in councils on behalf and as an integral part of Congress. तो स्वराज पार्टी को इमीडिएटली जो है वो अबॉलिश नहीं किया गया या फिर कांग्रेस में विलीन नहीं किया गया, बल्कि एक अग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आया कि स्वराजिस्ट जो थे, जो इलेक्ट हुए थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे हुए थे, वो एक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, वो काम करेंगे अलॉन्ग विथ कांग्रेस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। This decision was endorsed in December 1924 Belgaum session of Congress, in which Gandhi became the president of Congress for the first and the only one time. Again, one of the most important part in prelims point of perspective कि वो कौन सा सेशन था जब बापू ने अपना नेतृत्व या फिर आईएनसी के नेतृत्व को बापू ने अपने हाथ में लिया था, प्रेसिडेंटशिप अपने हाथ में ली थी। तो इट वाज द बेलगाम सेशन ऑफ कर्नाटका इन 1924। तो इट वॉज द ओनली सेशन एंड इट वॉज द सेशन वेयर द डिसीजन वॉज टेकन कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच सुलह किया जाएगा। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये चित्तरंजन दास जी की पिक्चर है। In 1925, C.R. Das died, and this was followed by Motilal Nehru's return to Congress a few years later. This party later merged with Congress in 1935 prior to the elections by Government of India Act 1935. तो C.R. दास के मौत होने के बाद जो थे मोतीलाल नेहरू ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो वापस आ चुके थे, और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिफॉर्म्स या फिर 1937 जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस फिर से हुए थे, इससे पहले जो था वो स्वराज पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज किया गया था। द ओनली गुड डन बाय द स्वराज पार्टी, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि एक्सेप्ट फॉर अ नॉइस इन पार्लियामेंट देयर वाज नथिंग मच मोर डन, बट वन इंपॉर्टेंट वर्क दैट वाज डन एंड इट वाज द मुद्दीमान कमिटी। तो आइए देखते हैं कि ये मुद्दीमान कमिटी था क्या, क्यों ये स्वराज पार्टी का एक रिजल्ट माना जाता है। Also called as the Reforms Enquiry Committee 1924 was a committee led by Sir Alexander Muddiman. बिल्कुल, this committee would aid in investigating the Dayarchi issue on the Constitution as set up in 1921 under the Indian Councils Act of 1919. दरअसल इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डयार्ची जो था वो एक सिस्टम था ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, जहां पर बाइकैमरलिज्म तो होता था लेकिन दो अलग सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, एक डी फैक्टो एंड एक डी ज्योर। तमाम सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड किया जाता था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट के नाम पर, लेकिन आखिरकार रेसिडुअरी डिसीजन मेकिंग पावर जो होता था वो गवर्नर जनरल के हाथ में दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसी डयार्ची के इशू को लेकर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो इसकी निंदा कर रही थी, क्योंकि आप जो थे कहना तो चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर पावरफुल, लेकिन गवर्नर जनरल या वायसरॉय जो था अपना वीटो इस्तेमाल करते थे हर बार किसी भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट लॉ को एनैक्ट होने से। तो इस तरीके के सिस्टम को देखने के लिए जो कि इंट्रोड्यूस किया था 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। तो मुद्दीमान कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, क्योंकि इट वाज दिस कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इंडीड टू लुक एट दिस डयार्ची इशू। The reports created by the committee was divided into two parts due to disagreements, the majority report and minority report. तो सर अलेक्जेंडर मुद्दीमान की जो कमेटी थी उसमें चंद मेंबर्स थे, इवन वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर वाज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके एक मेंबर थे मुद्दीमान कमेटी के। तो इस कमेटी में जो है वो एक कंसेंसस नहीं था, तो इस कमेटी के पार्ट्स जो थे वो डिसएग्रीमेंट की वजह से दो भाग में बनाए गए थे, एक मेजॉरिटी रिपोर्ट और एक माइनॉरिटी रिपोर्ट। The majority report declared by officials that a diarchy had not been established. तो majority report ने यह कहा कि diarchy establish ही नहीं किया गया था in a proper way. The minority report declared by non-officials that the Act of 1919 had failed. तो देखिए this is one of the reason why स्वराज पार्टी और the debate for no changes and pro changes was successful, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी मुद्दीमान कमेटी जिसमें यह कहा गया था कि Act of 1919 bitterly failed.
which in future would lead to pave way for the establishment of 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आगे चलकर 1950 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो एक मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस डायरेक्टली इस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे, जिसे एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी द डिबेट बिटवीन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स और स्वराज पार्टी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।